ये कहानी है साल 1900 की, जब ऑस्ट्रेलिया के स्टेट विक्टोरिया के एक छोटे से शहर में एपिलियाड कॉलेज नाम का एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था, जहां लगभग 14 से 18 साल की लड़कियों को उस जमाने के अपर क्लास एजुकेशन के हिसाब से लिटरेचर, पोएट्री, म्यूजिक, फ्रेंच लैंग्वेज और प्रॉपर लेडी लाइक बिहेवियर के बारे में सिखाया जाता था। एक दिन 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे का दिन होता है, जब एपिलियाड कॉलेज की लड़कियां एक दूसरे को पोएट्रीज और खूबसूरत अल्फाज से भरी ग्रीटिंग्स देकर अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करती हैं। उन्हीं लड़कियों में से एक होती है सारा, जो एक अनाथ लड़की होती है। सारा किसी से ज्यादा बात नहीं करती और अक्सर अकेली रहती है, लेकिन उसके दिल में अपनी ही एक क्लासमेट मिरांडा के लिए खास जज्बात होते हैं, जबकि मिरांडा उसे सिर्फ अपनी एक करीबी दोस्त मानती है। शायद इसलिए क्योंकि सारा का इस दुनिया में कोई नहीं है और मिरांडा ही उसके लिए एक ऐसा चेहरा बन चुकी है जिसके साथ वो खुद को कभी तन्हा महसूस नहीं करती। लेकिन एक दिन पता नहीं किस अजीब सोच के साथ मिरांडा उससे कहती है कि तुम्हें मेरे बगैर रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि बहुत जल्द मैं अपने शहर वापस लौट जाऊंगी जहां से मैं आई थी। मिरांडा की ये बात सुनकर सारा का दिल टूट जाता है, क्योंकि जिस इंसान को वो अपनी पूरी दुनिया मानती थी वही अब उससे दूर जाने की बात कर रही होती है। तभी उस कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस एपिलियाड सभी लड़कियों को पिकनिक पर निकलने से पहले एक जगह जमा होने को कहती हैं, जिस पर ये सारी लड़कियां खुशी खुशी भागते हुए ग्राउंड की तरफ जाने लगती हैं। सारा भी उनके साथ पिकनिक पर जाने लगती है, लेकिन उस कॉलेज की म्यूजिक टीचर मिस लमली उसे रोककर ये कहती है कि मिसेस एपिलियाड का यह ऑर्डर है कि आज का पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। दरअसल सारा के स्कूल की फीस टाइम पर नहीं आ रही थी और मिसेस एपिलियाड को लगता है कि सारा उनकी स्कूल पर एक बोझ बनती जा रही है, इसलिए वो हर वक्त उस पर गुस्सा करती रहती हैं, जिससे सारा का दिल दुखने लगता है और वो अपने भाई बेटी को याद करती है जो अनाथ आश्रम में उसके साथ रहा करता था। मिस लमली की बात सुनकर सारा उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी बाकी लड़कियों के साथ उस पिकनिक का हिस्सा बनना चाहती थी। इसके बाद उस स्कूल की एक मैथमेटिशियन मिस ग्रेटा को दिखाया जाता है, जो आज पिकनिक में उस ग्रुप को लीड करेगी। तभी स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस एपिलियाड उन सभी लड़कियों को एक हैंगिंग रॉक के बारे में बताती हैं और उन्हें स्ट्रिक्टली ये वार्न करती हैं कि वो ज्यादा दूर न जाएं, जहरीली चींटियों और सांपों से बचकर रहें और शाम के 8 बजने से पहले वापस लौट आएं और ऐसा कोई काम न करें जिससे एपिलियाड कॉलेज की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़े। जिसके बाद सभी लड़कियां मिस ग्रेटा के साथ बग्गी में बैठकर पिकनिक के लिए निकल पड़ती हैं और रास्ते में मिस ग्रेटा उनसे कहती है कि इंसान भी कितना बेवकूफ है जो ये जानते हुए भी कि ऐसी जगहें जहरीली चींटियों और सांपों से भरी पड़ी हैं, वो उन्हीं जगहों पर पिकनिक मनाने के लिए जाता है। अब कुछ देर बाद वो उस हैंगिंग रॉक के करीब से गुजरने लगते हैं और मिस ग्रेटा उन्हें ये बताती हैं कि ये एक वॉल्केनिक पहाड़ है जो 350 मिलियन साल पहले जमीन के गहरे हिस्सों से निकले लावे से बना था, जबकि हैंगिंग रॉक सिर्फ 1 मिलियन साल पुराना है, जो जियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से अभी भी यंग माना जाता है। ये कहते हुए मिस ग्रेटा अचानक किसी गहरी सोच में गुम हो जाती हैं और उन्हीं लड़कियों में इरमा नाम की एक लड़की ये कहती है जैसे कि ये हैंगिंग रॉक 1 मिलियन सालों से सिर्फ हमारा ही इंतजार कर रहा हो। वहीं जंगल में माइकल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कुछ दिनों अपने अंकल, जो उस एरिया के अमीर और मशहूर आदमी होते हैं, वो उनके यहाँ रहने आया है और उसके साथ अंकल के घर का कोचमैन और हेल्पर एल्बर्ट भी होता है, जो बहुत जल्द माइकल का एक अच्छा दोस्त बन जाता है। ये दोनों एक साथ हैंगिंग रॉक घूमने और वहाँ के खूबसूरत माहौल को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। इधर मिरांडा और उसकी साथी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हुए उस पिकनिक को एंजॉय करने लगती हैं और कुछ देर बाद सब आराम करने लगती हैं। तभी मिस ग्रेटा ये नोटिस करती हैं कि उनकी घड़ी अचानक बंद हो गई है, जिस पर वो कोचमैन से टाइम पूछती हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी घड़ी भी काम नहीं कर रही थी। ये देखकर मिस ग्रेटा को लगा कि शायद इस पहाड़ के आसपास कोई मैग्नेटिक फोर्स मौजूद है जो घड़ियों को अफेक्ट कर रहा है, जबकि मिसेस एपिलियाड ने कोचमैन को यह ऑर्डर दिया था कि वो उन लड़कियों को 8 बजने से पहले सही सलामत वापस लेकर आए। तभी मरियान नाम की एक लड़की अपनी फ्रेंच टीचर मिसेस ममसेल से ये कहती हैं कि अगर आप इजाजत दें तो मैं मिरांडा और इरमा के साथ हैंगिंग रॉक को देखना चाहती हूँ कि ये कितना बड़ा है। इस पर इरमा भी उन्हें कन्विंस करती है कि वो चाय के वक्त से पहले वापस आ जाएंगे। ये सुनकर मिसेस ममसेल उन्हें इजाजत दे देती हैं। तभी एडिट नाम की एक मोटी लड़की, जो उन्हीं की एक दोस्त होती है, वो उनके साथ चलने की जिद करती है, जिस पर मरियान उससे कहती है कि ठीक है, पर रास्ते में तुम हमसे कोई शिकायत मत करना। अब ये चारों भी उस हैंगिंग रॉक का जायजा लेने के लिए निकल पड़ती हैं और जाने से पहले मिरांडा मिस ममसेल को देखकर हाथ हिलाती है। तभी मिस ममसेल देखती हैं कि मिरांडा का चेहरा बिल्कुल उस एंजल की तरह दिखाई दे रहा है जिसे वो काफी देर से उस पेंटिंग में देख रही थी। इधर माइकल और एल्बर्ट दोनों बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर उन चारों लड़कियों पर जाती है, जिन्हें देखकर एल्बर्ट उससे कहता है कि
बचपन में मैं भी अपनी एक बहन के साथ ऐसे ही किसी कॉन्वेंट में पढ़ाई कर रहा था, जिसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। तभी माइकल की नजर मिरांडा पर जाती है, जिसकी ब्यूटी को देखकर वो कुछ देर उसी में खो जाता है और अचानक उठ खड़ता है, जिससे एल्बर्ट ये समझ जाता है कि वो उसी लड़की के पीछे जा रहा है। अब ये चारों लड़कियां उस रहस्यमयी पहाड़ की ऊंचाइयों को करीब से देखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। हर कदम के साथ वीरानी, ठंडी हवाएं और अजीब सी खामोशी उनके दिलो दिमाग पर असर डाल रही होती हैं, मानो वो जगह उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। लेकिन पहाड़ की चोटी तक पहुंचने से पहले एडिथ के पैर दुखने लगते हैं, जिससे वो थककर एक जगह बैठ जाती है। मगर उस सुनसान माहौल में अकेले रुकना उसके लिए आसान नहीं था। इसी डर के साथ वो फिर से बाकी लड़कियों के पीछे चल पड़ती है और फिर आखिरकार ये चारों उस विशाल चट्टान की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं, जिससे एडिथ की पूरी ताकत खत्म हो जाती है और वो उसी पत्थर पर लेट जाती है। और फिर मरियान नीचे मौजूद लोगों को देखकर हैरानी के साथ ये कहती है कि दुनिया में बहुत से लोग बिना किसी मकसद के जी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका असल मकसद कुछ और हो, जो कि उन्हें खुद नहीं पता। उसकी ये बातें सुनकर माहौल और भी ज्यादा खामोश और रहस्यमयी हो जाता है। तभी मिरांडा आसमान की तरफ देखकर धीमी आवाज में ये कहती है कि हर चीज एक सही वक्त और सही जगह पर शुरू होती है और उसका खातिमा भी वैसे ही हो जाता है। तभी वो तीनों अपने जूते निकाल लेती हैं और अजीब तरह से झूमने लगती हैं, जैसे कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही हों। जिसके बाद वो चारों उसी हैंगिंग रॉक पर ऐसे सो जाती हैं जैसे कि उन्हें किसी ने बेहोश कर दिया हो। इधर मिस ग्रेटा ये देखती हैं कि वो चारों अभी तक नहीं लौटे, जबकि इधर चट्टान पर एक अजीब तरह की हवाएं चलने लगती हैं, जिससे चट्टान पानी की तरह हिलने लगती है। तभी अचानक मिरांडा, मरियान और इरमा इन तीनों को होश आ जाता है और वो एकदम से उठ खड़ती हैं। उसी वक्त एडिथ की भी आंख खुल जाती है और वो हैरानी से ये देख रही होती है कि वो तीनों नंगे पैर ही धीरे धीरे एक बड़े से पत्थर की तरफ बढ़ रही हैं। फिर बिना कुछ कहे वो तीनों उस विशाल चट्टान के अंदर बनी एक दरार में घुसने लगती हैं, जिसे देखकर एडिथ घबरा जाती है और उन्हें बार बार आवाज देती है, लेकिन वो तीनों उसकी तरफ नहीं देखते, जैसे कि एक अनजान ताकत ने उन्हें अपने बस में कर लिया हो। ये देखकर एडिथ बुरी तरह डर जाती है और जोर जोर से चिल्ला उठती है। इसके बाद मिसेस एपिलियाड को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान लग रही है क्योंकि कोचमैन लड़कियों को लेकर अभी तक वापस नहीं आया। तभी उन्हें घोड़ों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह बाहर आती हैं। वो ममसेल को देखती हैं, जिनका हाल बहुत बुरा है। वो घबरा कर उनसे पूछती हैं कि तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हुई और मिस ग्रेटा कहाँ है। ये सुनकर मिस ममसेल डरते डरते उन्हें ये बताती हैं कि वहाँ बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ था, जिससे वो मिस ग्रेटा को वहीं छोड़ आए। ममसेल की बातें उन्हें कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो उन्हें लड़कियों को लेकर तुरंत अंदर जाने को कहती हैं। तभी कोचमैन उनसे कहता है कि मैं आपसे अकेले में एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। इसी दौरान सैरा भी बाहर आती है और एक बेचैनी के साथ मिरांडा को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आती, जिससे वो उदास हो जाती है। इसके बाद कोचमैन उन्हें बताता है कि मिस ग्रेटा के साथ 3 और लड़कियां जो उस हैंगिंग रॉक पर गई थीं, वो गायब हो चुकी हैं और ये सब कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। ये सुनकर मिस एपिलियाड सहम जाती हैं और इसी दौरान पुलिस के पूछने पर कोचमैन उन्हें बताता है कि पता नहीं हम कब सो गए और ये कब हो गया। ये सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाता है और अगले ही दिन उन तीनों की तलाश करने के लिए उसी इलाके के कुछ लोगों के साथ काफी देर तक ढूंढता है और उन्हें वहाँ कोई निशान नहीं मिलता। तभी उसकी नजर उस हैंगिंग रॉक पर जाती है, इसकी शक्ल एक इंसानी सर की तरह है। वो उस बारे में एडिथ से पता करने की कोशिश करता है, पर एडिथ भी इतनी डरी हुई थी कि वो उन्हें कुछ नहीं बता पाती। इधर डॉक्टर भी उन्हें बताता है कि एडिथ के शरीर पर सिवाय उसके पैरों पर कुछ खरोचों के और कुछ नहीं है जो उसे वापस लौटते समय लगे थे, और ना ही उसके साथ किसी ने कोई जबरदस्ती की है, जिससे हमें ये पता चले कि बाकी 2 लड़कियों को किसी इंसान ने अगवा किया है। पुलिस भी ये सुनकर कंफ्यूज रह जाता है और ये बातें अपनी माँ से शेयर करता है। इस पर उसकी माँ ये बताती हैं कि तुम्हें उस लड़की के अलावा उस दिन पिकनिक पर आए उन सारे लोगों से पूछताछ करनी होगी। इस पर वो सीधे माइकल के अंकल के घर जाता है, जो उस जगह के बेहद करीब रहते हैं जहाँ उन्हें माइकल मिलता है। वो माइकल से उन 4 लड़कियों के बारे में पूछता है, इस पर माइकल उन्हें बताता है कि मैंने तो सिर्फ उन्हें एक बहती हुई नाली को पार करते देखा था। फिर जैसे ही एडिथ थोड़ा बेहतर महसूस करती है, वो उसे लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां एडिथ को एक और अजीब बात याद आती है कि उस वक्त बादल छाए हुए थे, आसमान लाल हो चुका था और जब मैं डरकर वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि मिस ग्रेटा ऊपर भाग रही थी और उनके शरीर पर स्कर्ट गायब थी। ये सुनते ही पुलिस के लिए इस केस को सुलझा पाना और भी मुश्किल हो जाता है और वो किसी भी तरह इस राज का पता लगाना चाहता है। इसलिए वो एक आखिरी बार सुराग ढूंढने के लिए पूरी तैयारी के साथ निकलता है। वो न सिर्फ उस पूरे पहाड़ पर बल्कि आसपास की सारी झीलें छान देता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन पुलिस यहाँ भी नहीं रुकता, वो सीधे माइकल के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब तुमने उन लड़कियों को देखा तो तुम्हारे दिल में किस तरह का ख्याल आया
था, क्या वो तुम्हें खूबसूरत लगी थी? तभी माइकल मिरांडा के उस खूबसूरत चेहरे को याद करता है जिसे देखकर वो खो गया था। वो उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ ये बताता है कि उसने मिरांडा को सिर्फ कुछ ही देर फॉलो किया था और फिर उसे ख्याल आया कि उसने ड्रिंक की हुई है, इसलिए वो वापस लौट आया। पर माइकल अभी भी मिरांडा को भूला नहीं था। वो उसके चेहरे को एक खूबसूरत हंस में देखने लगा था। उसका किसी भी ओकेशन में मन नहीं लगता। जिस पर ये बात वो एल्बर्ट से शेयर करता है। एल्बर्ट उससे कहता है कि पुलिस ने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया और वो चारों उन्हें कहीं नहीं मिले। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी उस लड़की को भूल जाओ। जिस पर माइकल उससे कहता है कि हो सकता है कि वो जिंदा हों और प्यास के मारे तड़प रहे हों और हम यहाँ बैठकर बियर के मजे कर रहे हैं। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जिस पर एल्बर्ट उससे कहता है कि इस किस्से को एक हफ्ता गुजर चुका है, हमारा वहाँ जाना बेकार होगा। इस पर माइकल कहता है ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अब अगले ही दिन वो घोड़े पर सवार होकर उस हैंगिंग रॉक पर जाने के लिए निकल पड़ता है और वो देखता है कि एल्बर्ट भी उसके साथ चलने के लिए तैयार खड़ा है। ये दोनों के दोनों उस जगह के पूरे हिस्सों को बड़ी ही बारीकी के साथ देखते हैं और इसी दौरान शाम हो जाती है। जिस पर एल्बर्ट उससे कहता है कि अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर माइकल उससे कहता है कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा, तुम अंकल से कुछ ऐसा कह दो जिससे उन्हें ये यकीन हो जाए कि मैं सुरक्षित जगह पर हूँ। जिस पर एल्बर्ट वापस आकर माइकल के अंकल को एक झूठी कहानी सुना तो देता है, पर उसे पूरी रात माइकल की फिक्र होती है। इधर माइकल भी पूरी रात अलग अलग जगहों से गुजरते हुए कुछ निशान छोड़ता है ताकि वो गुम भी हो जाए तो एल्बर्ट उसे ढूंढ सके। जिसके बाद वो उसी चट्टान पर सो जाता है जहाँ वो 4 लड़कियां सो गई थीं और नींद में उसे वो सारी बातें सुनाई देती हैं जो मिस ग्रेटा उस घड़ी के बारे में बता रही थी। और इसके साथ उसे ये इशारा भी मिल जाता है कि मिरांडा अपने साथियों को लेकर किस तरफ गई थी। वो उस चट्टान की दरार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है पर उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उस पर आसानी से चढ़ सके। इधर नीचे एल्बर्ट भी उससे मिलने आता है पर माइकल वहाँ पर नहीं होता, जिस पर वो उसे ढूंढने लगता है। तभी वो उन निशानियों के जरिए ऊपर तक पहुँच जाता है जहाँ उसे माइकल एकदम कमजोर पड़ा मिलता है जो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा, जैसे कि वो किसी के कंट्रोल में आ चुका हो। वो फौरन पुलिस को लेकर आता है और माइकल बग्गी में बैठने से पहले एल्बर्ट के हाथों में एक चीज थमा जाता है। दरअसल वो उन तीनों लड़कियों में से किसी एक के कपड़ों का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो इस बात का सबूत है कि वो अपने मकसद के बहुत करीब है। एल्बर्ट उस टुकड़े को लेकर आगे का सफर तय करता है और उस दरार के अंदर जाने के बाद वो ये देखकर हैरान रह जाता है उसे वहाँ इरमा बेहोश हालत में मिलती है जो इससे पहले पुलिस के ढूंढने पर भी नहीं मिली थी। पर सवाल ये है कि वो गई कहाँ थी और वापस आई भी तो कैसे वापस आई होगी। ये सवाल उस एरिया का हर शख्स पूछने लगा कि उस हैंगिंग रॉक पर उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था, पर इसका जवाब तो खुद पुलिस के पास भी नहीं था। इधर मिस लमली मिसेस एपिलियाड को इस खुशखबरी की मुबारकबाद देती हैं, जिस पर मिसेस एपिलियाड उस पर भड़क उठती हैं क्योंकि अभी भी मिस ग्रेटा के साथ 2 और लड़कियां गायब थीं और उनके गायब होने की खबर न्यूज़पेपर्स में आग की तरह फैल चुकी है, जिससे एपिलियाड कॉलेज की रेपुटेशन पर इतना बुरा असर पड़ा कि अभी तक 3 बच्चों के पेरेंट्स ने अपनी बेटियों को इस कॉलेज से ड्रॉप करने की मांग की और कुछ लड़कियों की फीस तो अभी भी आनी बाकी है जिनकी कोई गारंटी नहीं। वो मिस लमली को यह ऑर्डर देती हैं कि वो इन खबरों को जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश करे। इधर इरमा को माइकल के अंकल के यहाँ रखा जाता है जहाँ पुलिस डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर इरमा को चेक करने के बाद उसे ये बताता है कि इसकी हालत भी बिल्कुल एडिथ की तरह है, ये बस थोड़ी सी कमजोर है, इसे कुछ नहीं हुआ है। इधर उस कॉलेज के माली और एक आदमी के दरमियान ये सवाल अभी भी खटक रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर माली उसे ये समझाता है कि इस दुनिया में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ये कहकर वह एक पौधे के पत्तों पर हाथ फेरता है जिस पर वो पत्ते अचानक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जो इस बात का इशारा है कि कुदरत के कुछ मनाजिर इंसान की हैरानी का सबब बन जाते हैं। जिसके बाद मिसेस एपिलियाड सारा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि कई महीनों से तुम्हारे गार्डियन ने फीस पे नहीं की, इसलिए मैंने तुम्हें वापस अनाथ आश्रम भेजने का फैसला किया है। सारा जो मिरांडा के जाने से बहुत उदास थी वो ये सुनकर और भी टूट जाती है। वो अपना दर्द एक मेट को सुनाते हुए ये कहती है कि जब मैं अनाथ आश्रम में थी तो मेरे साथ मेरा भाई बेटी रहा करता था, काश आज अगर वो मेरे साथ होता तो मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकती। अब कुछ दिन बाद इरमा को होश आ जाता है और मिस ममसेल उससे मिलकर ये पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, जिस पर इरमा उसे बताती है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि पुलिस मुझे यहाँ लेकर आई। इसका मतलब ये है कि इरमा को भी कुछ याद नहीं है। इधर माइकल भी मिरांडा की याद में एक खूबसूरत हंस को देख रहा होता है, इतने में वो हंस उड़ जाता है, जिसका मतलब ये है कि मिरांडा भी उसकी जिंदगी में उस हंस की तरह आई और अचानक चली गई। इसी दौरान कई लड़कियां उस कॉलेज से ड्रॉप हो जाती हैं, जिससे मिस एपिलियाड फाइनेंशियली कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे उन्हें शराब की लत लग जाती है। इरमा भी अपने पेरेंट्स के
पास जाने से पहले एक आखिरी बार अपनी कुछ क्लासमेट्स से मिलने आती है, जहां एडिथ और उसके कुछ और क्लासमेट्स उसे लगातार ये पूछने लगती हैं कि मिरांडा और मेरियान को तुम कहाँ छोड़ आए। ये सुनते ही इरमा डरकर वहाँ से निकल जाती है। तभी मिस ममसेल की नजर सारा पर जाती है, जिसे बुरी तरह बांध दिया गया ताकि वो उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना कर पाए, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्राइवेट स्कूल्स में कई सालों से पैसों को हमेशा इंसानियत से ज्यादा अहमियत दी जाती रही है, जहाँ बच्चों के जज्बात से ज्यादा उनकी फीस देखी जाती है। अब उसी रात मिसेस एपिलियाड नशे की हालत में सारा के पास जाती हैं और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देती हैं कि तुम जैसी अनाथ लड़कियों का मैं क्या करूं जिसकी कोई फीस नहीं भरता, जबकि वो सारी लड़कियां यहाँ से जा रही हैं जिनके माँ बाप टाइमली पेमेंट किया करते थे। बेहतर है कि तुम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाओ। जिसके कुछ देर बाद हमें सारा की बेड को दिखाया जाता है, जिस पर सारा गायब है, जिससे हमें ये शक होने लगता है कि कहीं वो भी मिरांडा की तरह कहीं गायब तो नहीं हो गई। जबकि अगली सुबह एल्बर्ट माइकल से कहता है कि मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मेरी एक बहन जो मेरे साथ अनाथ आश्रम में रहा करती थी वो मुझे पुकार रही थी। इसका मतलब ये है कि सारा एल्बर्ट की ही बहन है जो एल्बर्ट को उसके पेट नेम बेटी के नाम से पुकारती थी। तभी अगली सुबह माली गार्डन के दरवाजे खोलता है और देखता है कि गार्डन की छत का कांच टूटा हुआ है। वो इधर उधर अपनी नजरें घुमाता है, जिस पर उसे सारा की लाश पड़ी मिलती है जिसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। ये देखकर वो सीधे मिसेस एपिलियाड के कमरे में जाता है, जहाँ मिसेस एपिलियाड पहले से फ्यूनरल के गेटअप में बैठी होती हैं। तभी ये सीन यहीं रुक जाती है और हमें ये बताया जाता है कि 27 मार्च साल 1900 को मिसेस एपिलियाड की डेड बॉडी उसी हैंगिंग रॉक पर मिली, जहाँ वो 4 लड़कियां बेहोशी की नींद सो गई थीं और ये किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई। जबकि रूमर्स से बचने के लिए पुलिस ने ये बात मशहूर कर दी कि वो उस हैंगिंग रॉक पर चढ़ते समय गिर गई थी। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी एक राज बना हुआ है कि आखिर मिरांडा और मरियान कहाँ हैं, और सबसे बड़ी बात कि इरमा इतने दिनों बाद अचानक कैसे मिल गई, वो भी सही सलामत। फिल्म बनने के 50 साल बाद भी ये बात क्लियर नहीं हो सकी कि आखिर मिरांडा, मिरियान और मिस ग्रेटा के साथ क्या हुआ था। लेकिन ऑडियंस ने अपने अपने अनुमान जरूर लगाए, जिनमें कुछ लोगों का मानना था कि हैंगिंग रॉक पर कोई सुपर नेचुरल ताकत मौजूद थी। किसी ने कहा कि शायद उन्हें एलियंस ने उठा लिया होगा, और कुछ लोग मानते हैं कि वो किसी टाइम लूप या फिर दूसरी डायमेंशन में फंस गए। मगर सच क्या था, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं पता। इसी अनसुलझे राज के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।